हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफल एकेडमी। दोस्तों, आज हम लाए हैं प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पार्ट 4। आज हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चंस में क्या गलतियां हैं, क्या एरर है और इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व करने से छात्रों को ये फायदा होता है कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में उसे किस पैटर्न पर क्वेश्चन आ सकता है और क्या आ सकता है वो समझ में आता है। दूसरी, अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए आसानी होता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व किया रहता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आना है मतलब टाइम बचत और एक्यूरेसी बढ़त दोनों होता है। तो इसी के मद्देनजर ध्यान रखते हुए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 4 लाया हूं। आशा है आप लोगों को फायदा होगा। तो समय नहीं गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 4। आइए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, लाइक मोस्ट यंग वुमेन लिविंग एट होम, आई कांट रियली टॉक अबाउट माई आइडियाज और व्हाट आई रियली फील टू माई पेरेंट्स। फ्रेंड्स, यहाँ सेंटेंस फर्स्ट जो ए सेगमेंट है इसे क्या बोल रहा है, लाइक मोस्ट यंग वुमेन। दोस्तों, यहाँ मोस्ट का अर्थ है अधिकतर। तो अधिकतर सेंस में अगर हम लोग प्रयोग करते हैं मोस्ट का, उस समय उसके बाद ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। अगर उसके बाद आने वाला नाउन जो यहाँ पर वुमेन है उसके पीछे अगर कोई डिटर्मिनर या कोई एडजेक्टिव का प्रयोग हो, जो कि यहाँ पर यंग एज एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। ओके, इस हिसाब से इसका आंसर ए होता है। मोस्ट ऑफ द यंग वुमेन होना चाहिए। चूंकि यह वुमेन को यंग क्वालिफाई करता है और हम लोग समझ चुके हैं जब मोस्ट का प्रयोग होता है अधिकांश केसेस में, तो मोस्ट के बाद ऑफ का प्रयोग हम करते हैं अगर उसके बाद आने वाला नाउन एडजेक्टिव द्वारा या किसी डिटर्मिनर द्वारा क्वालिफाई होता हो, तो इसीलिए यह वाक्य का आंसर ए होगा। अब नेक्स्ट, द मिनिस्टर कंकर्ड विथ हिज कलीग्स एंड एग्रीड दैट द न्यू प्रोजेक्ट्स ऑन एजुकेशन शुड बी सैंक्शन्ड। फ्रेंड्स, ये कंकर्ड और एग्रीड दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है। फ्रेंड्स, कंकर्ड मतलब भी होता है सहमत होना और एग्री मतलब भी होता है सहमत होना। तो सेंटेंस को देखने से पता चलता है कि कंकर्ड यहाँ पर उपयुक्त वर्ड नहीं है, बिकॉज कंकर इज सिनोनिम्स ऑफ एग्री। सो यहाँ होना चाहिए कि द मिनिस्टर अपने कलीग से सहमत हुआ तो नहीं है, द मिनिस्टर अपने कलीग से कुछ बात विचार किया, विचार विमर्श किया और तब एग्रीड हुआ। ठीक है, जैसे किसी भी टॉपिक पर या किसी भी प्रोजेक्ट पर पहले आता है तो उसको डिस्कशन करते हैं फिर एग्रीड होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इन द सेंस ऑफ डिस्कशन वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ कंकर्ड नहीं होके कन्फर्ड होना चाहिए, जिससे होता है कि बात विचार विमर्श किया और फिर उसको एग्रीड किया। तो कंकर्ड इज नॉट गुड वर्ड। हेयर कन्फर्ड शुड बी यूज्ड, नॉट कंकर्ड। द सेंटेंस शुड बी द मिनिस्टर कन्फर्ड with his colleagues and agreed. The sentence is, in this way the sentence will be correct. The minister conferred with his colleagues and agreed that the new project on education should be sanctioned immediately. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया, ए। नाउ नेक्स्ट, Question number 3. Important Congress dissident source said at one stage that
रमन राव एंड चंद्रशेखर had been even asked the dissident group to suggest suitable names. फ्रेंड्स, इसमें हम लोग पहचानेंगे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। आप लोग देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट सोर्स, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये पूरा एक सब्जेक्ट है। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या किसी भी नाउन या प्रोनाउन को या तो हम सिंगुलर नंबर में रखते हैं या प्लूरल में रखते हैं। तो यहाँ इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट सोर्स क्या है, सिंगुलर में है। तो जब सिंगुलर में रखेंगे तो उसके पहले निश्चित रूप से अगर नॉन काउंटेबल हो तो हम किसी आर्टिकल या वन का प्रयोग जरूर करेंगे। यह सोर्स काउंटेबल नाउन है, चूंकि सोर्सेज होता है उसके प्लूरल, तो इसीलिए इसके पहले AN या 1 2 3 कुछ भी अवश्य लिखा जाना चाहिए था, ताकि पता चले कि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ ना तो ये प्लूरल है और ना तो ये सिंगुलर है। सिंगुलर का भी आइडेंटिफाई करने के लिए किसी नंबर या किसी आर्टिकल का प्रयोग इसके पीछे नहीं किया गया है। इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा A। यहाँ अनइम्पोर्टेंट होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड टू गेट हिम ए रिस्ट वॉच इफ ही वुड हैव वर्कड हार्डर एंड secured higher marks in the university examination. Friends, as earlier I have already explained that, हम पिछले के वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? तो जब कोई कार्य भूतकाल में होने वाला था जो नहीं हो पाया, वह बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, और दूसरा लफ्ज होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। अब इसमें ऐसा है कि दोनों क्लॉज का स्थान बदल सकता है। हम पहले इफ प्लस पास्ट परफेक्ट भी कर सकते हैं, या हम पहले सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग पहले कर सकते हैं, और इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम बाद में कर सकते हैं। क्लाउज को उल्टा पुल्टा करने से सेंटेंस के अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन स्ट्रक्चर में अगर हम कुछ हेरफेर करेंगे तो उससे अर्थ बदल जाएगा। तो यहां देखिए क्या है सेक्शन ए में, वुड हैव बीन प्लीज्ड, ये वाक्य पैसिव में है, सब्जेक्ट या हिज फादर है और वुड हैव प्लस V3 प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद वाला जो क्लॉज होगा वो होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। तो ये क्लॉज कहां तक है, हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड टू गेट हिम ए रिस्ट वॉच। अब यहाँ देखिए इफ से शुरू है। अब इफ से जब शुरू हम किए, इफ ही वुड हैव वर्कड हार्डर है, जबकि यहाँ प्रयोग करना चाहिए था पास्ट परफेक्ट का, यहाँ प्रयोग होना चाहिए पास्ट परफेक्ट का। तो इस वाक्य में दोनों जगह वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग किया गया है, जो गलत है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड टू गेट हिम ए रिस्ट वॉच इफ he had worked harder and secured higher marks in the university examination. तो आंसर इज C. Now next, after Ravi read the magazines and newspaper and watch the TV program, he decided to go out and meet some friends. Friends, हम पहले ही बता चुके हैं कि जब पास्ट में दो एक्शन हो तो जो एक्शन पहले हुआ रहता है उसके लिए प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट का, और जो बाद में होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं पास्ट सिंपल का। इसीलिए यहाँ क्या है, आफ्टर रवि रीड द मैगजीन, इसका मतलब क्या है, दो काम होता है, एक मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ना और उसके बाद डिसाइड करना कि गो आउट एंड मीट सम फ्रेंड। तो पहले कौन सा कार्य होता है, तो मैगजीन और न्यूज़पेपर रीड करना होता है। तो इसीलिए उस क्लाउज को हम प्रयोग करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आफ्टर रवि हैड रेड। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, आफ्टर रवि हैड रेड। दोस्तों इस वाक्य में क्या है, आफ्टर रवि रीड, इसी को हमको चेंज करना है क्योंकि यह कार्य पहले होता है पास्ट में। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर रवि हैड रेड द न्यूज़पेपर और मैगजीन।
सेंटेंस का पार्ट ए सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मेन चीज ये है कि आपको ये समझिए कि गलती क्यों है। गलती इसलिए है क्योंकि ये पास्ट का एक्शन है और पास्ट में पहले होता है, इसीलिए इसको होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। ओके, नाउ नेक्स्ट। I know he is having a lot of books on how to improve English. Friends, I have already discussed and uploaded a video related to present continuous. मैं बता चुका हूं कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में नहीं होता है। अर्थात ऐसा वर्ब जो डेलिब्रेट एक्शन नहीं है और जो मेंटल एक्टिविटी से संबंधित है, जो वर्ब ऑफ सेंस होता है, यानी ऐसा वर्ब जिससे हम दिमाग से काम करते हैं, जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, या ऐसा वर्ब जो हमको पोजीशन दिखाता है, इस तरह के वर्ब का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में करते ही नहीं हैं। ये ऑलरेडी मेरे द्वारा बताया गया है और इससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब यहां पर हम आते हैं, आई नो ही इज हैविंग। फ्रेंड्स, यहाँ दो वर्ड है। नो मतलब जानना, ये भी एक मेंटल एक्टिविटी है, इसीलिए इसका भी प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। तो आई नो है, चूंकि यह प्रेजेंट सिंपल में है, इसीलिए सेंटेंस सही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये सेंटेंस, ये क्लॉज सही है। और नेक्स्ट क्या है, ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स। इसका मतलब क्या होता है कि वो उसके पास बहुत सारे किताब है। तो है मतलब यहाँ क्या है, रखना, यह पोजीशन दिखाता है। तो मैं बता चुका हूं कि जो पोजीशन दिखाएगा उसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, इसीलिए इसके बदले में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना के बता चुके हैं कि इज हैविंग के बदले हम प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का। तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ही हैज। ही इज हैविंग के बदले सिर्फ हो जाएगा ही हैज। क्यों? क्योंकि हैव का अर्थ यहां पर है पोसेशन बताना, जबकि इसको पोसेशन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पोसेशन बताने का जो वर्ब होता है उसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। इसीलिए ही इज हैविंग का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि यह पोसेशन दिखाता है। उसके बदले प्रयोग करेंगे ही हैज का। तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 7, The theory of relativity is so complicated as we cannot describe it in a few sentences. No reader. Friends, इंग्लिश में यहाँ सेंटेंस का अर्थ क्या है कि रिलेटिविटी का थ्योरी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना जटिल है, जिससे कि हम लोग इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं कुछ सेंटेंसों में। तो सो दैट उसके लिए होता है, जिससे कि के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है सो दैट, अर्थात सो के साथ दैट का प्रयोग किया जाता है। वैसे सो के साथ एज का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जब जिससे की सेंस हो, जिससे की का अर्थ हो, तो हमेशा सो के बाद दैट का प्रयोग होता है। सो दैट, खासकर तब जब उसके बाद क्लाउज हो, यानी कोई वर्ब हो। तो यहाँ क्या है, आप देख सकते हैं कि कैन नॉट डिस्क्राइब, ये वर्ब है, प्रयोग किया है सो के बाद। तो इसीलिए सो के साथ यहाँ पर दैट का प्रयोग होना चाहिए। तो एज के बदले यहां प्रयोग होना चाहिए था दैट का, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। याद रखिए, हमेशा होता है सो के साथ दैट का, सो उसके साथ दैट। सो के साथ हमेशा दैट का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट। A cell is the smallest identifiable unit of life and cannot be seen with a naked eye. Friends, a naked eye is not a good expression. जब भी naked eye का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ द का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ये सेक्शन डी गलत है। यहां पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, द नेक्ड आई।
तो ए नेक्ड आई इज नॉट ए गुड एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट करेक्ट, दैट्स वाई इट शुड बी द नेक्ड आई। ए नेक्ड आई के बदले होना चाहिए द नेक्ड आई, और इस तरह इसका आंसर हो जाता है बी। जहां भी कोई एक्सप्रेशन हो तो आप लोग उसको ध्यान रखें, एक्सप्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आर्टिकल का हो या एक लेटर का ही हो, बट वी कैन नॉट चेंज एनी सिंगल लेटर इन एनी एक्सप्रेशन व्हिच इज ऑलरेडी फिक्स्ड। तो द नेक्ड आई इज ऑलरेडी फिक्स्ड एंड एक्सप्रेशन, सो वी शुड नॉट चेंज एनीथिंग इन दिस वर्ड। तो क्या होगा, कैन नॉट बी सीन विथ द नेक्ड आई। ओके, नाउ नेक्स्ट, if a student needs advices about careers, he or she should consult the careers officer। फ्रेंड्स, इस वर्ड पर गौर कीजिए, एडवाइसेज। हम अलग अलग पहले ही बता चुके हैं कि नाउन दो प्रकार का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में काउंटेबल लगते हैं लेकिन वो होते हैं अनकाउंटेबल, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो देखने में अनकाउंटेबल लगते हैं लेकिन होते हैं काउंटेबल। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका काउंटेबल में होते हुए भी अगर उसको हम प्लूरल बनाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। अर्थात जैसे हम पेन को पेन करते हैं तो मीनिंग सेम ही रहता है, एक कलम और एक से अधिक कलम, लेकिन कुछ वर्ड ऐसा होता है जिसमें हम जब ऐसे जोड़ते हैं तो ऐसा वाले जुड़ने के बाद उस वर्ड का मीनिंग ही अलग हो जाता है, बदल जाता है। उसी में एक मीनिंग है एडवाइस। एडवाइस मतलब होता है राय, सजेशन, विचार। एडवाइस जब एज ए सिंगुलर हो, बिना एस या एस का। जैसे ही इसमें एस या एस जोड़ते हैं तो ये हो जाता है प्लूरल, और इसका मीनिंग हो जाता है इंफॉर्मेशन, सजेशन नहीं। रिमेंबर, एडवाइस में अगर हम एस लगा दिए तो इसका मीनिंग हो गया इंफॉर्मेशन, नॉट सजेशन। प्लीज रिमेंबर इट, इंफॉर्मेशन, एडवाइस मींस इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। इसीलिए इस वाक्य में जो एडवाइसेस दिया हुआ है यहां पर क्या है, सजेशन के उसमें, जबकि जब एडवाइस में हम एस लगा दिए, प्लूरल बना दिए, तो इसका अर्थ हो गया इंफॉर्मेशन, जो कि गलत हो गया, क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है और इसमें एस एस हम नहीं जोड़ेंगे। अगर जोड़ेंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट क्या होगा यहाँ पर, वो भी देख लीजिए। करेक्ट हो जाएगा एडवाइस, नॉट एडवाइसेज। राइट, सही क्या जाएगा, एडवाइस, नॉट एडवाइसेज। नाउ नेक्स्ट, the machine looks good but is very badly designed and does not work good। फ्रेंड्स, आपको पता होगा वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए मुझे आवश्यकता होती है एडवर्ब का, ना कि एडजेक्टिव का। इस वाक्य में क्या है, द मशीन लुक्स गुड। यहां लुक्स मतलब होता है दिखना, मालूम पड़ना। जब वर्ब लिंकिंग वर्ब होता है, अर्थात ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताता हो, सब्जेक्ट के बारे में क्वालिफाई करता हो, तो उसके लिए हम उसके बाद लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में दिया हुआ है द मशीन लुक्स गुड, क्योंकि मशीन अच्छा दिखता है। जैसे हम कहते हैं शुगर टेस्ट स्वीट, यहाँ स्वीटली नहीं कहेंगे क्योंकि इसका अर्थ होगा कि शुगर का टेस्ट मीठा होता है। तो ये लिंकिंग वर्ब यहाँ पर है। इसी वाक्य में जब आगे हम चलते हैं तो डी सेक्शन में क्या है, एंड डज नॉट वर्क गुड। वर्क क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। वहां लुक क्या था, इंट्रांजिटिव वर्ब, और उसका अर्थ था दिखना, यानी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा था, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब हम कहेंगे। यहाँ वर्क क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, काम करना। तो उसको जब क्वालिफाई करेंगे तो मुझे एडवर्ब की आवश्यकता होती है। जब किसी सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे तो हमको एडजेक्टिव का प्रयोग करना चाहिए, और उसी से काम चलता है। जो सेंटेंस के क्लॉज ए में कहा गया है द मशीन लुक्स गुड, दिखता कौन है अच्छा,
मशीन, तो मशीन के लिए लुक्स का गुड का प्रयोग किया गया है, जो सही है, क्योंकि वह वर्ब लिंकिंग वर्ब है और उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, ना कि एडवर्ब का। तो याद रखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर लिंकिंग वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव का, ना कि एडवर्ब का। लेकिन वर्ब को क्वालिफाई करना हो किसी अदर वर्ब को, तो उस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग करते हैं एडवर्ब का। तो ऑप्शन डी में डज नॉट वर्क गुड जो है यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई करता है कि कहना क्या जा रहा है कि काम अच्छा नहीं करता है। तो अच्छा किसको क्वालिफाई करता है? काम नहीं करने का, यानी वर्ब का। इसीलिए यहाँ पर एडवर्ब होना चाहिए। और गुड एक एडजेक्टिव है, जबकि वेल एक एडवर्ब है, इसीलिए यहाँ पर गुड के बदले में क्या होना चाहिए? वेल। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व होगा, आंसर क्या होगा। तो आप देख लिए, तो लुक लिंकिंग वर्ब होने के कारण इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए, जो कि गुड का प्रयोग है, तो वह सेंटेंस सही है। लेकिन सेक्शन डी में आप देख रहे हैं कि डज नॉट वर्क गुड दिया हुआ है। मैं बता चुका हूँ कि वर्क एक ट्रांजिटिव वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए मुझे चाहिए एडवर्ब का। गुड एडवर्ब नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है, इसलिए यह सेंटेंस का पार्ट डी में गलती है। तो यहाँ गुड के बदले क्या होना चाहिए? वेल होना चाहिए। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। आंसर डी, या डी में गलत है। तो दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर एग्जाम का। आशा है आपको इसे लाभान्वित होंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट के साथ मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।